नमस्कार। तो बहुत सब चेंजेस हो रहे सुनने हैं। वालों को भी नमस्कार और प्रणाम। आप लोग सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे, लाइक करें या ना करें, लाइक का बटन दबा देंगे और शेयर कर बि देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक एटलीस्ट एक फैमिली के मेंबर को ज़रूर आप शेयर करिए, एटलीस्ट वन मेंबर लाइक एटलीस्ट जिसको भी आप भेजें, इट विल बी ग्रेट हेल्प। अच्छा बताइए कि रेडिकलाइज़ेशन का मूवमेंट तो फुल फ्लेज चल रहा है एंड और दिख रहा है हम लोगों को कि दुनिया भर में एटलीस्ट इन द मिड वेस्ट, वेस्ट एशिया में, वहाँ पे सरकारें गिर रही हैं। अभी सीरिया में गिरी और भी बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं लोगों के। और मुझे ऐसा लग रहा है टर्की का भी कुछ चांस आने वाला है। तो हाउ डू यू वांट टू अच्छा बिगिन देयर? जी, देखिए, मैं इसको जैसे देख रही हूँ, आपने भी चर्चा की थी और भी कोई लोग चर्चा कर रहे थे कि डी रेडिकलाइजेशन इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। तेजी से होता हुआ दिख रहा है किसको? उन लोगों को जो अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो से परिचित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत हो, राष्ट्रीय जगत हो, समाज का मामला हो, परिवार का मामला हो, हड़बड़ में कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है उसके पीछे 20, 30, 40 साल की सोच होती है, योजना होती है, समझ होती है। वो समझ गलत हो सकती है, वो सिचुएशन गलत हो सकती है, वो अलग विषय है। उसके परिणाम वो नहीं आए जो परिणाम अपेक्षित है, ये हो सकता है, होता रहता है। लेकिन मूल बात जो है कि ये सब कोई न तो हड़बड़ में हो रहा है, न अप्रत्याशित हो रहा है। ये सब कुछ अपने समय पर हो। अब डी रेडिकलाइजेशन का मोटा मामला क्या हुआ? ये जिसको मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, जो भारत के लिए वेस्ट एशिया है और यूरोप वाले चर्च माइंडसेट वालों के लिए मिडिल ईस्ट है। क्योंकि इनका सेंटर क्या है? इनका सेंटर बाइबल के कारण जेरूसलम है। तो जेरूसलम से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये हिसाब करते हैं। तो ध्यान कीजिए कि 1979 में जब सोवियत रूस अफगानिस्तान में उतरता है, क्यों उतरता है? इंडियन ओशन यानी वार्म वाटर एक्सेस के लिए। वो समय है जब रेडिकलाइजेशन शुरू किया गया, 1979 एक डेट। उसी समय आप ओसामा बिन लादेन का नाम सुनते हैं। वियतनाम वॉर के कारण अमेरिका अपने सोल्जर्स को नहीं भेजना चाह रहा है, क्योंकि वो जो मरते हैं तो उस मृत्यु को सहने का सामर्थ्य अमेरिकन समाज में नहीं है। क्यों नहीं है अमेरिकन समाज में? वीर समाज नहीं है। हमारे राजस्थान में, मैं राजस्थान की हूँ, कहावत था कि इतने साल ये जीता है, इतने साल ये जीता है, और 18 साल से ज्यादा राजस्थान का राजपूत युवा जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। ठीक है, तो वीरता के अभाव के कारण उन लोगों ने वीरता के अभाव के कारण उन लोगों ने तय किया कि सोवियत रसा से लड़ाई के लिए हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। किसके सैनिक भेजेंगे? अफगानिस्तान कन्वर्टेड मुस्लिम था। मुस्लिम भी फर्जी शब्द है, मुनाफिक था, क्रिप जिसको कहते हैं, सूडो मोमिन था। तो इन्हीं के मजहब वाले लोगों को लड़ने के लिए भेजेंगे। तो हम नाम सुनते हैं उस समय, वो क्या नाम था जिसने अलकायदा बनाया, तालिबान बनाया? उसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। इन लोगों को ट्रेनिंग दे के भेजा और फिर 10 साल वो लड़ाई लड़ी। तब खूब इनको पैम्पर किया, पंप अप किया। किसने किया? यूरो अमेरिकन ब्लॉक के मीडिया ने, जिसको ये लिबरल कहते हैं। और लिबरल का शत्रु है लेफ्ट, जो आजकल वोक है,
उसने भी खूब हवा दी। इसके बावजूद कि लड़ाई सोवियत रूस से हो रही थी, क्योंकि सोवियत रूस का जो कम्युनिज्म है वो अलग काम कर रहा था, अमेरिका और यूरोप का लेफ्ट चर्च से लड़ता हुआ अलग काम कर रहा था। इस डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो 89 में ये लड़ाई खत्म होती है। 1990 में सोवियत रूस बिखर जाता है और ये कुल सब दूसरे उत्पात खड़ा कर देते हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, और दुनिया भर में फैल के ये अलग अलग नाम से दूसरे उत्पात खड़ा करते हैं। ISIS है, और ले दे के 2001 में ट्विन टावर पर जाकर ट्विन टावर को ध्वस्त कर देते हैं। अब एक थीसिस चलती है कि ट्विन टावर को भी ध्वस्त कराया गया पेंटागन के द्वारा। अब डीप स्टेट वगैरह फालतू शब्द है, इनको निपटाने के लिए अमेरिका का फुल फोर्स लग जाए, इनको निपटाने के लिए, इसके लिए काम हुआ। तो हम देखते हैं कि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद 1979 में से 89 या चलो 80 से 90 तक सोवियत रूस को हटाने को निपटाने के लिए रेडिकलाइजेशन किया गया, और 2000 के बाद डी रेडिकलाइजेशन शुरू किया गया, लेकिन वो धीरे धीरे थम थम के, उसके कारणों पर मैं आऊंगी। इसके पहले एक बार और हुआ है, और वो कब हुआ? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो समय था, यानी 1919 से 1939, 20 साल का समय। इस समय पेट्रोल निकलने लग गया था, उसके पहले से ही मिडिल ईस्ट के एरिया में इधर पेट्रोल का अच्छी तरह पता चलने लग गया। तो पेट्रोल कहिए, तेल कहिए, गैस कहिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने, और इंग्लैंड इंग्लैंड से भारत के अपने सी लेन को सुरक्षित रखने के लिए अनेक नन्हे नन्हे नेशन स्टेट काट काट के निकालने लग गए। कहां से काट काट के निकालने लग गए? ओटोमन एम्पायर, ये भी एक फर्जी शब्द है। उस्मानी एम्पायर, ये भी एक फर्जी शब्द है। सही शब्द क्या है? टर्किश एम्पायर। सेंट्रल एशिया से आकर तुरुस्क लोग यहाँ बसे, और 12वीं 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी से इनका यहाँ राजकाज फैला। इसको साम्राज्य कहना भी गलत है, वो सब हम अलग बात करेंगे। तो तेल के लिए और भारत से आने वाले समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए नन्हे नन्हे देश बनने लगे, जैसे लेबनान बना, जोर्डन बना, सीरिया बना, कुवैत बना, धीरे धीरे बने। ये सऊदी अरेबिया बना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बने, इराक बना, ईरान बना, और चुटुट पुटुट बने। 1932 में ही अफगानिस्तान को उन्होंने एक नेशन स्टेट के रूप में मान्यता दी। 1947 में पाकिस्तान बना, और अजरबैजान, जाड़िया, छटर पटर, छोटे मोटे और बाद में निकले। तो हवा क्या दी? हवा दिया कि तुरुस्क, ओटोमन साम्राज्य यानी तुरुस्क लोग जो हैं वो तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हारे किसके? अरब के लोगों के। अरब के लोग यहाँ के मूल वासिंदे हैं। और तुरुस्क लोग कौन है? ये तो प्रवासी लोग हैं जो सेंट्रल एशिया से आकर यहाँ बसे हैं। एथनिसिटी का मामला है। तो 3 लोगों में क्लेश खड़ा किया इन लोगों ने। किसमें किसमें? अरब एक कहा कि एक तो अरब लोग हैं, दूसरा कहा तुरुस्क लोग हैं, और तीसरा कहा पर्शियन, पारसी, फारसी या ईरानी। बाद में उनका नाम ईरानी लोग बताया। 3 थे, कुर्द लोग थे ही, अहमदिया थे ही, लेकिन अभी मेन 3 का कहा कि तुमको इन लोगों ने गुलाम बनाया है। तुम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ हमारी हमारी यानी एलाइड पावर की, इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता करो। अमेरिका तो हरदम बाहर रहता था, आइसोलेटेड रहता था। हमारी सहायता करो, तुम हमको खून दो, हम तुमको आजादी देंगे। ये जो सुभाष बाबू का नारा था, इसी का एक परवर्टेड रूप था कि तुम जर्मनी को हराने में हमको सहायता दो, और हम तुमको तुरुस्क लोगों से
आजाद कराएंगे। अब आजाद कैसे कराएंगे? तो तुम लोग एक एक नेशन हो, हर नेशन के पास एक स्टेट होना चाहिए। तो जहां 4 तेल के कुएं मिले उसको एक नेशन बताया। लेकिन इस पर मैंने कई भाषण आप लोगों को दे दिया है कि एक नेशन में कई स्टेट हैं और एक स्टेट में कई नेशन है जो इन्होंने बनाए। अब सवाल ये था कि इस खिचड़ी को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने अपने परिचित, 2 शब्द है, परिचित, दोज विद whom they were familiar, और अपने प्रिय जिसको वो फेवर करते थे। क्यों फेवर करते थे? क्यों वो प्रिय था? क्योंकि वो निहायत घटिया था, जो अपने आसपास के लोगों को के साथ, अपनी धरती के साथ धोखा करने को तैयार था, खुद पावरफुल होने के लिए, इंग्लैंड और फ्रांस की शर्तों पर काम करने के लिए। तो उसको इन लोगों ने बनाया हेड ऑफ स्टेट। तो जब वो हेड ऑफ स्टेट बना तो इस्लाम को खूब हवा दिया और कहा कि इस्लाम में तो कहा गया है कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसको सब मन माना चल रहा है, क्योंकि इस्लाम में न स्टेट है न हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन इन लोगों ने कथा कर दी कि हेड ऑफ स्टेट की आज्ञाकारिता तुम्हारा मजहबी फर्ज है। तो एक रेडिकलाइजेशन मूवमेंट हम देखते हैं इंटरवॉर पीरियड, फिर 1945 के बाद पीरियड। 1945 के बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, डीकॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। भारत से शुरुआत होके चारों तरफ यूरोपियन लोगों के खिलाफ घृणा का, उनको भगाने का भाव जगा। सम काइंड ऑफ नेशनल एस्पिरेशंस या डेमोक्रेटिक फर्जी एस्पिरेशंस खड़े किए गए। अब वो सरदर्द हो गया, वो इलेक्शन की मांग करने लग गया, वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग करने लग गया। तो उनको सप्रेस करने के लिए, उनकी चटनी बनाने के लिए ये पूरा इलाका, क्या लेबनान, जॉर्डन, टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, इसमें डिक्टेटरशिप आया। और ये डिक्टेटरशिप इस्लाम के नाम पर अपनी प्रजा को बुरी तरह दबाया, ऐसा मारा, ऐसा नाश किया जैसा हिटलर भी नहीं कर पाया। चमड़ी उधेड़ लेते थे, नाखून उधेड़ लेते थे, गुप्तांगों में आग डालते थे, बिजली का करंट डालते थे, सिगरेट से दागते थे। मतलब अकथनीय अत्याचार, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। और उस पर वोक और लेफ्ट ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, उस पर मियाँ लोगों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। इजराइल ने जितना मारा इससे 10 गुना अधिक पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी, पीएलए का वो यासिर अराफात ने जैसा फिलिस्तीनियों को मारा, वैसा तो इजरायली मारने की कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या हम देख रहे हैं? मोटा मोटी 30s ऑनवर्ड्स, 50s ऑनवर्ड्स और खास करके 80s में भयंकर रूप से रेडिकलाइजेशन को हवा दिया गया। यस, इस्लामिक उग्रवाद को पाला और पोसा गया। 45 तक इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा, 45 से 90 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। और इसके द्वारा एक काम और किया गया, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र था, इकोनॉमिक मतलब हर मामले में था, साइज था, पॉपुलेशन था, इकोनॉमिक रिसोर्सेस थे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, मिलिट्री थी, उसको इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के नाम पर अफगानिस्तान आउट, पाकिस्तान आउट, बांग्लादेश आउट, मालदीव आउट, और नेफा में वो क्रिश्चियंस को, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, पहले नेफा कहते थे, तो वहां क्रिश्चियन रेडिकलाइजेशन चला।
रेडिकलाइजेशन के द्वारा बड़े राष्ट्र भारत को टुकड़े टुकड़े, इसको टुकड़े टुकड़े की बात गलत है, इनमें एनिमी स्टेट खड़ा किया गया। और मिडिल ईस्ट में क्या किया गया? रेडिकल इलीगल नेशन स्टेट खड़े। अब कुछ कह रहे हैं आप? एक्चुअली यासर अराफात को नोबेल प्राइज भी दिया गया था उस समय बाय द यूनाइटेड इसी नेशंस। काम के लिए ना नोबेल प्राइज दिया गया, इजराइल को के रास्ते के कांटों को साफ करने के लिए। आप यासिर अराफात से रिलेटेड और फिलिस्तीन से रिलेटेड कोई भी पुस्तक निकाल के पढ़िए, उसने कितनी बेरहमी से मारा है इनको। और इसी को हटाकर हमास और एक और आया था, और उसने तो ऐसी बुरी पिटाई की कि गाजा खाली करवा दिया इजराइल के लिए। ठीक है ना? तो यस, इनका ये काम ही है। ये तभी मुखिया बनते हैं जब इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के इशारों पर नाचने को तैयार होते हैं, तभी तो उनके प्रिय बनेंगे ना, तभी तो रेजिम सपोर्ट करेंगे ना। इवन नाउ अल जोलानी करके जो व्यक्ति जो आया है, वो भी ऐसे ही आया है थ्रू अमेरिकन सपोर्ट। पहले अमेरिकन जेल्स में ही था वो। तो भाई यही तो करेंगे ना। अब अमेरिकन सैनिक में और अमेरिकन सोसाइटी में मरने का भयंकर भय है। आपके चैनल पर मैंने एक पूरा वार्ता किया है, वन लाइफ सिंड्रोम, याद है करेक्ट, आपको? करेक्ट, करेक्ट। को सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगा ये लड़ क्यों नहीं सकते हैं। और हवा पानी क्या फैला रखा है कि हम बड़े भारी लड़ाका समाज है। जिसके पास एक ही जीवन है वो तो मरते ही खत्म हो जाता है ना। करेक्ट। पुनर्जन्म वाले सनातनी ही लड़ सकते हैं ना। हम बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, तुमको मार के नाश भी करेंगे और अपने जीवन का सुख और आनंद भी उठाएंगे। हम बार बार आएंगे। तुम तो एक बार के बाद सड़ने के लिए मजबूर हो। तो अब जो सेकंड पार्ट आता है, रेडिकलाइजेशन की मोटी कथा बताई, अब डी रेडिकलाइजेशन की मोटी कथा बता रही। इजराइल आ गया है। 1917 में शायद बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है, 1948 में इजराइल की स्थापना हो जाती है। 48 66 और 73 में 3 लड़ाइयां होती हैं, इजराइल वर्सेस मियाँ लोग। तीनों लड़ाइयों में मियाँ लोगों की, यहूदी लोग बहुत ठीक से चटनी बनाते हैं। क्यों चटनी बनाते हैं? क्योंकि मियाँ लोगों से अल्लाह ताला भयंकर नाराज हो गए हैं। क्यों नाराज हो गए हैं? क्योंकि ये इन्होंने दीन का रास्ता छोड़ दिया है। इनमें कोई भी मोमिन नहीं है, सब मुनाफिकीन और मुशरिक हैं। सब अल्लाह के अगेंस्ट क्राइम करने के अपराधी हैं। इसको समझना हो तो सत्योलॉजी पर मेरे सबसे पहले के 4 भाषण हैं। कुरान नहीं तो इस्लाम नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाषण। कौन डरा हुआ है, अरबियों के अनुसार इस्लाम की व्याख्या, ये एक कोई और है, 4 भाषण है, उसको आप सुन लीजिए। तो चूंकि अल्लाह ताला बेइंतहा नाराज है, इसलिए यहूदियों के द्वारा अल्लाह ताला इनकी चटनी बनवा। चटनी बनने के बाद 73 के बाद मिस्र, जो पुराना देश है, जिसके पास मिलिट्री पावर है, वो कैंप डेविड समझौता करता है इजराइल के साथ, अनवर सादात। और इधर कौन हेड ऑफ स्टेट है इजराइल का, मुझे अभी नाम नहीं याद है। तो मिस्र के समझौता करते ही मिडिल ईस्ट के जो ये नन्हे 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 पिद्दी से देश हैं, इनकी हवा निकल जाती है। और ये क्या करते हैं, क्रोध में आकर सोवियत रशिया के समझाने से, सोवियत रशिया कौन है? अल्लाह का शत्रु है, जो अल्लाह को नहीं मानता है। मार्क्सिज्म अल्लाह का शत्रु है। तो ये इनको समझाता है तेल का दाम बढ़ा दो,
73 में तेल का दाम चौगुना हो जाता है और बाद में भी लगातार बढ़ता रहता है। तेल का दाम बढ़ते ही यूरोप और अमेरिका की रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ने लगता है, अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है। ये सब किसी तरह कंट्रोल होने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है कंट्रोल होने को? मुनाफिक और मुशरिक हो चुके हैं। अल्लाह इन पर कहर भेज रहा है, ये देख नहीं पाते हैं और तब अमेरिका में इनकी कमर तोड़ने की तैयारी हो जाती है। अमेरिका का मतलब नाटो में, नाटो का मतलब अमेरिका और यूरोपियंस पावर में निर्णय हो जाता है। काहे का गॉड और अल्लाह की पुरानी लड़ाई है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की पुरानी लड़ाई है, क्रूसेड और जिहाद का पुराना मामला है। ये तय करते हैं कि इनका मन बहुत बढ़ गया है, इनकी कमर तोड़ देनी है। 73 ऑनवर्ड्स या बल्कि